नमस्कार, सत श्री अकाल। द पंजाब पल्स इंट्रोडक्शन सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰਤੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੰਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਤਵਸਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੰਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਉਜਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਜੋ ਹੋਇਆ, जिस तरह उथों दी प्रधानमंत्री शेख हसीना नूं अपना त्याग पत्र दे के भारत दे विच शरण लैनी पई है, बड़ी वड्डी चिंता दा विषय है। इस सारे मुद्दे नूं साडे नाल डिस्कस करन दे लई एक ऑथर, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विचारक राहुल तिवारी जी साडे नाल मौजूद ने। उन्हां दे नाल इस सारे मुद्दे ते चर्चा करांगे। राहुल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। नमस्ते जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। राहुल जी, कल जो घटना घटित हुई है बांग्लादेश में, उसकी जो प्राइम मिनिस्टर को भारत में शरण लेनी पड़ी, अभी कहाँ है वो, किस हालत में है, अलग अलग तरह की सूचनाएं हैं, लेकिन पुख्ता सूचना किसी को नहीं। हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सारी घटना है इसके पीछे क्या चीज है, ये घटित क्यों हुई, क्यों एक कहने को तो जो विद्यार्थी आंदोलन शुरू हुआ था वो एक तख्ता पलट आंदोलन और एक बहुत सारे माइनॉरिटीज के ऊपर उनके खात्मे का ये आंदोलन एक रूप धारण कर रहा है। ये क्या हुआ, सारा सिनेरियो क्या, समझाइए ये सारा कुछ क्या हुआ, सारा कुछ। जी गुरुदेव जी। जी जी। तो गुरुदेव जी, जैसे कि आपने वैसे मुझे इनवाइट करा इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए, इसका मैं बहुत बहुत आई एम रियली थैंकफुल। ये जो अभी बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ है, ये भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। और इसीलिए आप सब देखेंगे मीडिया में आसपास बहुत ज्यादा चर्चा हो रखी है और बहुत ज्यादा इस पे लोग चर्चा कर भी रहे हैं, चाहे ट्विटर है या कोई भी सोशल मीडिया या मीडिया के हैंडल्स। अब आप देखिए 2018 में लगभग शेख हसीना, बेसिकली उनके पिताजी जो थे, उनका ऐसा सपना था कि जिन्होंने फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी अपनी स्वतंत्रता के लिए। और स्वतंत्रता भी क्या, वो बंगाली जो अस्मिता है उसकी, जो जिसके हम बात करते हैं, अपनी सेल्फहुडनेस या अपने सेल्फ के बारे में, जब आइडेंटिटी के बारे में कोई व्यक्ति जानना चाहता है या उसके बारे में जब बात आती है तो वो उसके लिए अपना प्रयास करते हैं। हालांकि पाकिस्तान जो बांग्लादेश में बना वो भी इस्लाम के नाम पे ही बना, या हम जिसको कह रहे हैं मजहब के नाम पे ही अपना बांग्लादेश बना, जिसको हम पहले अपना ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते थे। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि कैसे बंगालियों के साथ बंगाली आई मीन लिपि के साथ बंगाली जो जिस रेस से आते थे, बंगाली लैंग्वेज के साथ बहुत एक सेकंड क्लास सिटीजन जैसा व्यवहार पाकिस्तान के वेस्ट साइड ऑफ पाकिस्तान की तरफ से होता था, जिसमें मिलिट्री का बहुत बड़ा रोल था। और उसका एक आंदोलन छिड़ता है लोगों में, ऐसी बंगाली अस्मिता के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा चर्चा होती है, उस आइडेंटिटी के रिगार्डिंग काफी ज्यादा इसमें विरोध प्रदर्शन भी होता है, क्योंकि बंगालियों के साथ काफी दूसरे दर्जे का व्यवहार करा जा रहा था। इसमें फिर क्या होता है कि लगभग जो इनके पिताजी होते हैं शेख हसीना के, मुजीबुर रहमान है ऐसे कुछ करके, शेख मुजीब करके इनका नाम था, तो उनका ऐसा सपना था कि भाई जिन्होंने फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने लड़ाई लड़ी तो उनको 50% का आरक्षण होना चाहिए। अब लेकिन ऐसा है क्या, वहां पर सिर्फ एक सारा का सारा ऐसा ही तबका था जो कि पूरी तरीके से बंगाली अस्मिता के ऊपर के साथ ही खड़ा था? ऐसा नहीं। उस समय भी जब 1971 की लड़ाई भी चल रही थी, तब भी जो वेस्ट पाकिस्तान है, जो आज का हम जिसको पाकिस्तान समझते हैं या जानते हैं, उसके फेवर में उस समय भी लोग थे। और ये लोग वही थे जो आज के जमात इस्लामी बांग्लादेश के, जिन्होंने लगभग पूरा एक राइट और बहुत ज्यादा उपद्रव मचा रखा है। ये वही लोग थे जो उस समय बंगाल में होते हुए भी बंगालियों का साथ नहीं दे रहे थे, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मारकाट, जिनको रजाकार बेसिकली कहते थे,
इसके बाद इसके एक अपने अलग अलग पहलू हैं। 2018 में शेख हसीना जो है वो अपना एक लेके आते हैं कि 50% आरक्षण होगा नौकरियों में और बाकी चीजों में, जिसमें फ्रीडम फाइटर्स होते हैं उनको दिया जाएगा। इसका विरोध होता है और काफी हद तक इसमें एक पूरा प्रोसेस है जिसमें ऐसा होता है कि हाई कोर्ट इसको इस निर्णय को एग्री कर देता है, लेकिन बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। सुप्रीम कोर्ट इसको फिर 4 से 5% तक लेके चली आती है। अब होता क्या है कि यहाँ पे क्या ये रिजर्वेशन का इशू है? मुझे लगता है ऐसा कहना भी गलत होगा। क्या होता है, किसी भी समाज में कहीं भी कोई सत्ता होती है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। वो छोटा छोटा किसी बात से अपने फेवरेटिज्म के नाम पे कहीं ना कुछ आपके ग्रीवेंसेस रहते हैं। वो चाहे वहां पे बांग्लादेश की सरकार हो, चाहे किसी भी देश की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों ना अपने भारत में क्यों ना हो, या राज्य की सरकार हो, वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ ग्रीवेंसेस होते हैं। ग्रीवेंसेस पूरे नहीं होते तो कभी कभार अधिकारियों के वजह से, कभी कभार किसी और कारणों की वजह से आपके खिलाफ वोट वगैरह लोग करते हैं और लोग आपके खिलाफ जाते हैं कभी कभार। जैसे हमने भारत में भी अयोध्या में देखने को मिलता है कि ऐसा कई लोग बोलते हैं कि वहां पे अयोध्या पूरा पूरा हार गया। कुछ लोगों की ग्रीवेंसेस भी रही होंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा कोई बहुत विचित्र चीज होगी ऐसा नहीं है। अब इसमें 2-3 प्रकरण है, बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला एक प्रकरण होता है जो डोनाल्ड लू, जो साउथ एशिया डेस्क देखते हैं सीआईए की तरफ से, उनका एक इसमें वो आता है कि यहाँ पर ये जनवरी के आसपास आते भी हैं जब चुनाव हो रहा होता है, और जो बीएनपी हैं उनसे भी मिलते हैं, और यहाँ पे इनके जो अपना जमात इस्लामी बांग्लादेश है उनके भी लोगों से मिलते हैं, उनके अधिकारियों से मिलते हैं। और एक क्योंकि उनका एक मिलिट्री बेस बनाने का चाह ही रहे थे, जिसको शेख हसीना काफी अपोज भी कर रही थी, और मना ही एक तरह से पूरा कर दिया था। लेकिन होता क्या है कि क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को चाइना, अगर यूनाइटेड स्टेट्स चाइना को आज के समय बहुत बड़ा अपने आप को थ्रेट दिखता है, उसको एक मिलिट्री बेस चाहिए। भारत क्योंकि सक्षम है, काफी मिलिटरली काफी स्ट्रांग है, और आज के समय जो सरकारें हैं पिछले कई दशकों से वो इंडिपेंडेंटली काफी चीजें मैनेज कर रही हैं और अपने आप को देख भी रही हैं। अब देखने को क्या मिलता है, क्योंकि उनको मिलिट्री बेस चाहिए, भारत में तो हो भी नहीं पा रहा। पाकिस्तान भी आज को चाइना के साथ एकदम पूरा वो चला गया, और कोई बहुत ज्यादा एकदम अमेरिका के हाथ में है ऐसा नहीं है। तो क्योंकि इन्होंने मना करा अपना शेख हसीना ने, तो उसकी वजह से एक पूरा ऑपरेशन ही ये पूरा मैं ऑपरेशन कहूंगा, इसको मैं घटनाक्रम नहीं कहूंगा। ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया जिसमें सीआईए कहें हम, या यूनाइटेड स्टेट्स कहें, या उसके जो डीप स्टेट कई लोग चर्चा करते हैं, वो सक्सेसफुल हुए हैं और डेफिनेटली हुए हैं। अब आप देखिए कि ये जो पूरा मामला था शुरू कहाँ से होता है, ये क्या यही था? नहीं। जब आपको अगर याद हो, शेख हसीना ने कुछ समय पहले एक बात कही थी। वो बात क्या था कि यहाँ पर कुछ लोग बांग्लादेश में ही, या बांग्लादेश से लेके कुछ ईसाई एक स्टेट बनाना चाहते, क्रिश्चियन स्टेट, दे वांट टू मेक अ क्रिश्चियन स्टेट। और आपको एक और टाइमलाइन में इसके साथ जोड़कर बताता हूँ। आप देखिए पिछले साल से लगभग हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है अपना नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ भारत में, जिसमें अपना मणिपुर है। मणिपुर में वहां पे मैतेई और कुकी समुदायों के बीच में काफी समय से संघर्ष चल रहा है, और वो मतलब एकदम मिलिटेंट संघर्ष रहा है, आपने भी पूरा देश जानता है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी की कहें या सरकार की जो अभी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी अ, सही से विषय इस चीज को ना टैकल कर पाने की कमजोरी कहें या कुछ भी, क्योंकि वहां पे क्रिश्चियन आई मीन लोग इन्वॉल्व हैं, तो वहां पर अगर उनके अगेंस्ट वो करते तो एक मन में ये भी होता है कि हमें जो वेस्ट पावर्स हैं या क्रिश्चियन स्टेट्स हैं उनके बीच हमारी छवि खराब होगी, माइनॉरिटी वाली बात होगी, थोड़ा सा एक अप्रिहेंशन रहता है। लेकिन जैसा भी कहें तो अल्टीमेटली वहां पे जो विषय, वहां पे सिर्फ और सिर्फ कोई और विषय नहीं है। वो विषय जो हुआ था वो पूरा पूरा क्रिश्चियन वर्सेस जो मैतेई, क्रिश्चियन वर्सेस हिंदूज, ऐसा ही एक पूरा पूरा इशू चला, लड़ाई झगड़ा चला, जो अभी भी अनफॉर्चुनेटली कैरी फॉरवर्ड है। अब ये जो पूरा कुकी जो कम्युनिटी है, एक समय में बुद्धिस्ट और हिंदूज होते थे। ईसाई मिशनरी जो यहाँ से आए थे अपना अंग्रेजों के साथ, उन्होंने इनको कन्वर्ट कर दिया, और आज के समय मेजरली क्रिश्चियंस हैं। अब ये एक अपना रीजन बनाने का अभी भी वो है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है। जैसे जू एक रीजन है, उसको अपना ये कहते हैं। तो वो जू रीजन म्यांमार से भी लगता है, थोड़ा बांग्लादेश से भी लगता है, आपका भारत के भी अपना म्यांमार, सॉरी भारत का मणिपुर हो गया, मिजोरम, ऐसे कुछ कुछ क्षेत्र का एक जगह बनाता है, जो कि अपने आप में अनसेड एक क्रिश्चियन स्टेट है, जिसको कोई आई मीन ऑफिशियल कोई रिकॉग्निशन नहीं है। लेकिन एक तरीके से ये एक रीजन जिसको वो सही तरीके से बनाना चाहते हैं। और आप ये भी जानकर काफी मुझे नहीं लगता है कि अचंभित होंगे कि ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, यहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज है, ये जितना भी क्रिश्चियन डिनोमिनेशन है, वो मोस्ट ऑफ देम आर एफिलिएटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स ओनली। और अगर यहाँ पर ये सही से अपना क्रिश्चियन स्टेट बनाने, जो कि
ये मैं नहीं कह रहा, ये शेख हसीना खुद जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उन्होंने अंदेशा जताया था, इन्होंने वार्न करा था देव को, सभी को, वर्ल्ड कम्युनिटी को, कि यहाँ पे कुछ लोग क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाह रहे हैं, और ये यही क्रिश्चियन स्टेट बनाने की पूरी इनकी योजना थी। अब उसमें क्योंकि कुछ ना कुछ प्रकरण, कुछ ना कुछ बातें आती ही हैं। पहला तो प्रयास ये था कि किसी तरह ये चुनाव हार जाए, और उससे भी पहले अगर आप देखेंगे छोट-छोट घटनाएं कुछ ना कुछ साल 6 महीने में हो ही रही थी। कभी हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक, कभी कोई लड़ाई झगड़ा, कभी कोई दंगा, इवन यहाँ पे रेडिकलाइजेशन के ऊपर मैं भी आऊंगा, लेकिन वो रेडिकलाइजेशन में भी इतना सारा चीज जो जमात इस्लामी वगैरह इंगेज थी। अब उसके बाद क्योंकि चुनाव जीत जाती है शेख हसीना, वहां से उनको हटाया जाता नहीं, होगी, एक पॉपुलर मैंडेट होता है, और चुनाव जीती है, इसका मतलब है कि जनता का समर्थन तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि जनता का समर्थन नहीं और रहा गई, लेकिन क्योंकि कुछ कट्टरपंथी है, क्योंकि कुछ उपद्रवी लोग हैं, इसलिए यहाँ पर डील करना हमारे लिए बड़ा एक चैलेंज लगता है। अब क्योंकि जैसे ओवरऑल ये अभी आपने जिस इशू के बारे में बताया, तो अल्टीमेटली इसके पीछे की तैयारी काफी समय से चल रही थी, और पिछले जनवरी से तो इसकी एक पूरा एक पेस पकड़ लिया था, जो कि हमें रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है। ये मुझे इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा कहना था। बाकी कुछ एक पॉइंट्स हो गए उसके ऊपर में बाद में रख सकता हूँ, लेकिन हाँ, इसमें एक जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पहले भी बताया, वो यही है कि यहाँ पे आपका सीआईए का, या सीआईए साउथ डेस्क, जो डोनाल्ड लू, उनका काफी ज्यादा नाम चर्चा में है और देखने को भी आता है। और मैंने ये भी बताया कि अमेरिका क्यों यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहता है, क्योंकि उसको मिलिट्री बेस चाहिए चाइना को टैकल करने के लिए। भारत के साथ उसके, भारत क्योंकि इंडिपेंडेंट अपनी एक फॉरेन पॉलिसी मेंटेन कर रहा है, तो उसके साथ इनका मैच हो पाना बहुत आसान नहीं लगता। और क्योंकि उनको अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, मिलिट्री बेस भी नहीं दिया बांग्लादेश ने, तो आप देखते हैं कि सामने आज के समय पूरा बांग्लादेश ही डीएस्टेब्लिश हो गया है। जी गुरतेज जी। बिल्कुल। राहुल जी, प्रश्न है कि इतिहास से हम बहुत कुछ सीखते हैं और उन घटनाओं से सबक लेके आगे चलते हैं। तो आई जी थिंक बांग्लादेश में ये दूसरी बार इस तरह की घटना हुई। इससे पूर्व भी एक बार तख्ता पलट की कोशिश, है ना, और हुई है वो। तो एक तो ये कहना कि क्या बांग्लादेश उस तरह से तैयार नहीं हो पाया, या शेख हसीना किस तरह से तैयार नहीं हो पाई, और इसके जो इंटरनेशनली अंतरराष्ट्रीय प्रभाव है वो क्या पड़ेंगे, और क्या ओनली सीआईए है या कुछ और भी ताकतें हैं जो इस सत्ता को, इस देश को उखाड़ना चाहती थी, या किस तरह से इसको करेंगे, और इसकी जो इंटरनेशनली इफेक्ट्स हैं वो क्या निकल के आएंगे। हाँ जी गुरतेज जी, जैसा आपने विषय को पॉइंट आउट करा, आपने अच्छे से बताया कि जो ये पहली बार क्या तख्ता पलट के प्रयास हुआ, ऐसा नहीं है। और क्या पहली बार शेख हसीना अपने देश से बाहर आई है, ऐसा भी नहीं है। हम्म। लेकिन इसमें इस बार विचित्र चीज क्या है कि शेख हसीना जिस तरीके से वहां से उनको आना पड़ा है, और उस पार्लियामेंट की जो स्थिति हुई है, ये पहले इस तरीके की कभी नौबत नहीं आई थी। हम्म। और इसके साथ साथ आप देखिए कि यहाँ पर मतलब अगर शायद वो नहीं निकलती, मुझे लगता है तो मार दी जाती या तो जेल में उनको डाल दिया जाता। अच्छा, दूसरा चीज क्या है, क्या यहाँ पे सिर्फ तख्ता पलट नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट फोर्सेस इन्वॉल्व है। मुझे हम्म। लगता है ये हमें समझना चाहिए कि वो फोर्सेस क्या करती हैं। आप देखिए कि भारत, ये जो जिस तरह का प्रयास चला था, इसमें कई सारी फोर्सेस हैं, जिसमें पहला आपको एक मैंने जैसे पॉइंट आउट भी करा था, जमात इस्लामी बांग्लादेश है। आपको याद होगा श्रीलंका में जब ब्लास्ट हुआ था, तो अ, जाकिर नायक का नाम सामने आया था। जाकिर नायक, सॉरी, वहां पे एक जो टेररिस्ट पकड़ा गया था बांग्लादेश से, उसने जाकिर नायक का नाम लिया था कि उसकी वीडियोस देखता था, उससे मोटिवेटेड था, हम्म। क्योंकि उम्मा कंसेप्ट में वो चल रहा था। वो बांग्लादेश आइडेंटिटी या बंगला अपनी आइडेंटिटी के ऊपर कुछ जरा भी उसको कुछ अभिमान या उसके ऊपर नहीं जाना चाहता था। तो यहाँ पे एक एंगल हमको देखने को मिलता है रेडिकलाइजेशन। और रेडिकलाइजेशन एक ऐसा चीज होता है जो कि वहाबिज्म के नाम पे, उम्मा के नाम पे, वो आपकी बाकी आइडेंटिटी को धूमिल कर देता है। और ये जरूरी नहीं कि आप देखो, एक समय जब पाकिस्तान भी बना, आज को पाकिस्तान में भी 10 तरह की लड़ाइयां चल रही है। वहां पे बलूचिस्तान, बलूचियों के साथ अन्याय हो रहे हैं, उनके वहां पे बाकी जो शिया है, कम्युनिटी है, अहमदिया है, उन सब के साथ हो रहे हैं। हम्म। लेकिन होता क्या है, जब आप उसको जिस उम्मा को लेके आते हो, लेकिन आप पूरे जीवन एक रिलीजन के ऊपर नहीं चल सकते। आप जब रिलीजन, आप जब जीते हैं, तो आपके पास कई सारी तरह की चीजें होती है, आपको इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, आपके फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, आपके लैंग्वेज होता है, आपका बहुत सारी चीज होती है। और जब आपका स्टेट बन जाता है, जब आप एक थोड़ी स्टेबिलिटी में आते हैं, जब आप किसी काफिर या नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से जब बाहर हो जाते हैं, तब आपको एक्चुअल चैलेंजेस दिखते हैं, जो कि हमें यही बांग्लादेश कभी ईस्ट पाकिस्तान था, जो कि हम्म। बाद में क्या बन गया, आपका बांग्लादेश बना। बंगला के ऊपर पूरी लड़ाई हुई, जनसंहार हुआ।
और आज को देखिए कि 50 साल बाद दोबारा अनफॉर्चुनेटली वही हमें देखने को मिल रहा है कि वही रेडिकल फोर्सेस पावरफुल हो रही हैं। और इसमें क्योंकि एक एंगर मुझे क्योंकि अमेरिका के मैंने जैसे नाम बताया आपको, आप देखिए क्या ये पहला प्रयोग है ऐसा? मैं तो नहीं मानता, और है भी नहीं। पहली बात आप देखिए कि इसमें पहले भी कई रेवोल्यूशन हो रखे हैं, रेवोल्यूशन मतलब ऑर्केस्ट्रेटेड रेवोल्यूशन मैं कहूंगा, जिसको प्रयोजित तरीके से बनाया गया रेवोल्यूशन, और था नहीं कभी। आप श्रीलंका में देख सकते हैं, आप कलर रेवोल्यूशन कई सारे, येलो रेवोल्यूशन, ऑरेंज रेवोल्यूशन, ये सब अपना यूरोपियन कंट्रीज में ऑलरेडी हो रखे हैं। फिर अरब स्प्रिंग में भी देखते हैं हम अपना यूनाइटेड स्टेट्स का हाथ, क्योंकि वहां पे आप देखेंगे, मैं गद्दाफी के किसी या बाकी जो वहां के इस्लामिक लीडर्स हैं उनके रूल को या उनकी कमियों को मैं पॉजिटिव मतलब उसको प्रेज नहीं करूंगा, लेकिन आप देखेंगे कि अरब स्प्रिंग में आज के समय ये जो सरकारें टॉपल होगी उनकी स्थिति क्या है, क्या वो वेल ऑफ है? आज आज देखेंगे आप, एक समय गद्दाफी के समय टैक्स ही नहीं थे, और आज के समय उनकी स्थिति क्या होगी? वही उसी वजह से आज को माइग्रेशन हो रहा है अपना यूरोप में, जिससे यूरोप भी आज के समय इमिग्रेशन की वजह से बड़ा प्रताड़ित है। फिर आप देखिए रशिया यूक्रेन वॉर, 2 साल से लगभग रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, 2 साल 2.5 साल हो गए। और इस लड़ाई की जो शुरुआत होती है 2014 से हो जाती है। 2014 में जो वहां के प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट यानू कोविश, ये वहां के इलेक्टेड प्रेसिडेंट होते हैं, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन की पॉलिसीज के साथ खड़े नहीं होते, क्योंकि ये नेटो के मेंबर नहीं बनते, क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स के साथ खड़े नहीं होते एक आई मीन रशिया को चैलेंज करने के लिए। इसी वजह से इनके खिलाफ डिफरेंट एनजीओ, ह्यूमन राइट्स बॉडीज एटसेट्रा एटसेट्रा लगाकर एक समाज में रोष पैदा करा जाता है, और ऐसा दिखाया जाता है कि एज इफ ये सरकार नहीं चला सकते। अल्टीमेटली दंगा फसाद इतना ज्यादा भड़क जाता है कि प्रेसिडेंट यानू कोविश को देश छोड़ के भागना पड़ता है। और उसके बाद आप देखेंगे व्लादिमीर जो जेलेंस्की है ये पावर में आते हैं, जो कि कॉमेडी और जोकर हैं। ये पावर में आते हैं क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स इनको बहुत अच्छे तरीके से पसंद भी करता था। तो लेकिन उसके बाद आप देखिए, उसी के बाद से लड़ाइयां सारी शुरू हो जाती हैं। जब अपना यूएसएसआर और या कोल्ड वॉर जब खत्म होती है, उसका एक अनसेड एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट यही होता है कि जहां पर नेटो है या यूएस पावर्स है वो वहीं रहेंगी, और जहां पर रशियन पावर्स है वो वहीं रहेंगी। वो रशियन मतलब सोवियत, जैसे अपना यूक्रेन वगैरह है, तो वो आगे एडवांस नहीं करेंगे। आगे एडवांस करने का मतलब ही आप उनको थ्रेटन करना चाहते हो। भारत के पास आज को हम जो चाइना से जिस तरह की इश्यूज से टैकल कर रहे हैं, क्या वो आज की देन है? क्या नहीं। वो जब की देन है जब तिब्बत उन्होंने हथिया लिया। आज को तिब्बत नहीं हथिया दिया, हमारा चाइना के साथ कोई झगड़ा ही नहीं होता। तो हाँ, ये तो हमारी कमी रही कि हम तिब्बत को डिफेंड नहीं कर पाए, और तिब्बत चाइना ने हथिया लिया। उसकी वजह से आज को हमें चाइना से लड़ना पड़ रहा है। यही स्थिति जो कि यूनाइटेड स्टेट्स करना चाहता था, कहां पर? अपना यूक्रेन में। और यूक्रेन में उन्होंने करा भी। आज देखिए पूरा यूक्रेन बर्बाद हो चुका है, पूरा रिसोर्सेज, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। उसका कारण भी यही है, यूनाइटेड स्टेट्स की एनजीओज और ये सब तरह की गतिविधियां। तो ऐसा मुझे इन सब चीजों में लगता है कि पहली बार ये नहीं हुआ। एक आपने जो विषय उठाया कि भारत के रिगार्डिंग इसका क्या इम्प्लीकेशन वगैरह हो सकता है, हाँ आपको मैं राहुल बताऊं जी, कि जैसे, मैं जी, इसी सॉरी आपको रोक रहा हूँ। हाँ इसी हाँ, साथ प्रश्न के साथ एक छोटा सा प्रश्न और कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने जितनी भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके साथ, हम्म, और बांग्लादेश के साथ जितने भी बॉर्डर लगते हैं उनके सीएम के साथ, और जितनी भी ओपोजिशन पार्टी है जिसमें राहुल गांधी वगैरह सब शामिल थे, एक अच्छी बात थी कि सभी इकट्ठे बैठे उस मीटिंग में। और बहुत चिंता जताई उन्होंने, डॉक्टर एस जयशंकर ने सुरक्षा एजेंसी को किया कि इसमें से कोई घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और ये चीजें यहाँ नहीं आनी चाहिए। भारत पे क्या प्रभाव पड़ेंगे इसके साथ साथ, मैं अभी आपसे बात करते एक दिमाग में बात आ रही कि ऐसे कुछ हालात आंदोलन के नाम पर, बहुत से आंदोलन बीते सालों में भारत में भी खड़े हुए, तो क्या ये भी, क्योंकि ये जो पैटर्न बांग्लादेश में सेम पैटर्न हमें देखने को मिला, तो क्या सेम थी यहां भी उनकी योजना? जी, जी राहुल जी। आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है। तो आप देखिए, ऐसा तो नहीं है कि योजना नहीं थी। मैंने आपको जैसे पहले भी ध्यान में दिलाया कि मणिपुर में जो इतना दंगा फसाद हुआ, ये पहले से ही योजना चलती है, और कोई अभी से चल रही है ऐसा नहीं है। हम्म। असल में साउथ एशिया में पैर रखने के लिए जो सही तरीके से जमीन बनाना आई मीन यूनाइटेड स्टेट्स बनाना चाहता है, वो कभी उसने अफगानिस्तान को यूज करा, कभी पाकिस्तान को यूज करा, कभी वो भारत को, या अभी नए मिलिट्री बेस की तैयारी में चल रहा है। क्योंकि उसको ये अपना एक अभी, क्योंकि काफी दूरी भी हो जाती है वहां से, आई मीन ज्योग्राफिकली दूर पड़ जाता है। एक पॉइंट जैसे आपने बोला कि भारत में मैं आपको बोलूंगा कि जैसे आप किसान आंदोलन देखिए। किसान आंदोलन में किस तरह की पॉलिटिकल पावर्स आपके साथ थी, किस तरह की पॉलिटिकल पावर्स हमारे अगेंस्ट
काम कर रही थी, वो आपको एकदम, मुझे नहीं लगता उसको बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की आवश्यकता है, लेकिन किसान आंदोलन जैसे जो है उसमें आप देखिए कि मुद्दा क्या था। मुद्दा था कि पहले शुरू से एमएसपी। उठाया कि एमएसपी वाला इशू है, फिर उठाया कि नहीं ये इशू है, उसके करते कराते पूरे के पूरे फार्मर्स लॉ को ही, बल्कि फार्मर्स लॉ की बहुत, किसी भी लॉ में सारी चीजें गलत नहीं हो सकती, कुछ चीजें पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती है, नेगेटिव को हटाकर पॉजिटिव आप इंप्लीमेंट करवा सकते थे, लेकिन उसको इशू बनाकर आप देखिए हुआ क्या। अब वहां पर बैठ सकते थे, ठीक है, धरने पे बैठे थे, सरकार ने भी अलाउ करा। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कब 26 जनवरी को हम देखते हैं 2021 में, 26 जनवरी को लगभग आप देखिए स्टेट तो पूरा फेल हो गया ना, और वो बस पार्लियामेंट पे चढ़ाई नहीं कर पाए। मुझे लगता है पार्लियामेंट की तरफ भी जाते हैं, मुझे कहने में थोड़ा सा वो हो रहा है कि पार्लियामेंट की तरफ जाते तो पता नहीं हमारी फोर्सेस हथियार से उनको नहीं डील कर पाती, क्योंकि अपने ही देश के लोग हैं। तो ऐसा ही प्रयास भारत में भी हुआ, लेकिन क्योंकि भारत के लोगों में आज भी, और पंजाब में भी, अपने देश में भी, सभी सभी लोगों में अपने डेमोक्रेसी के प्रति, अपने अपने लीडर्स के प्रति, अपनी आई मीन जो मूलभूत परंपरा है उसके प्रति बहुत विश्वास है। उसकी वजह से ही बस ये चीजें प्रयोग सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अदरवाइज ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स तो कर ही चुके थे वो, आप देखिए पूरा लाल किले को तो पूरा सीज कर ही लिया था ना। तो यहाँ पर तो हमें ये देखने को मिलता ही है कि पहले भी प्रयोग हुए हुए, और दूसरा बहुत बड़ा प्रयोग जो हुआ वो मणिपुर में हुआ। वो तो ये है कि मैंने अगेन वही पॉइंट आता है, क्योंकि भारत की परंपरा, भारत की लोकतंत्र ही इतना मजबूत है, वो अभी 1947 से कोई लोकतंत्र नहीं, वो भारत के नेचर में ही है कि वो अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने लोगों में काफी ज्यादा बिलीफ रखते हैं, उसी वजह से ये सारी चीजें हो पाई, अदरवाइज तो हम इसको भी लूज कर चुके होते हैं। जी गुरतेज जी। राहुल जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और एक आखिरी सवाल आज की इस चर्चा का, जी बांग्लादेश में सनातनी संस्कृति कुछ हद तक थोड़ी सी बची है। आज कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल होती हैं जिसमें इस्कॉन मंदिर, उसमें इनके जो आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी जो मूर्तियां हैं वो खंडित की जाती हैं। बहुत सी ट्विटर पे वीडियोस वायरल हो रही है, जो वहाँ की हिंदू कम्युनिटी है, टारगेटेड उनकी दुकान, घर और महिलाओं पर हमले किए जा रहे हैं, है ना। तो उनका क्या होगा, उनकी माइनॉरिटी का क्या होगा, क्या भारत इस पे कुछ करेगा, क्या इसके निकलेंगे सिट्टे, क्या निकलेंगे वहां की कम्युनिटी। ऐसे तो नहीं कि अफगानिस्तान की तरह बांग्लादेश भी अब हिंदू, सिख, जैन, ईसाई उनसे विहीन हो जाएगा। इनके बारे में क्या सोचते जी ऐसे गुरतेज जी कि जैसे हम, ऐसा है कि हमारे सामने प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है, जब भी आइडेंटिटी जो बियॉन्ड रिलीजन आइडेंटिटीज होती है, जैसे राज्य किसी भी आइडेंटिटी, जब वो आइडेंटिटी बहुत ज्यादा उसको रेडिकलाइज कर दिया जाता है, चाहे लैंग्वेज के नाम पे, चाहे रेस के नाम पे। हमने देखा कैसे जर्मनी ने भी, आई मीन हिटलर ने कैसे बाकियों का नरसंहार करा, ज्यूज वगैरह का। तो जब भी कोई चीज को बहुत ज्यादा नेगेटिवली, और उसको बहुत ज्यादा एकदम कि यही सब रहना चाहिए, बाकी सब खत्म हो जाना चाहिए, बाकी कोई विचार एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, अल्टीमेटली वहां पर दिक्कत आती है। आप जब, तब आप मिलके नहीं रह सकते, क्योंकि विचार सोच हमेशा ये वेरी करता है, और ये समय के साथ भी वेरी करता है। और हमारे सामने तो हर दिन देखने को मिलता है कैसे पाकिस्तान में हर दिन कोई ना कोई हिंदू कन्या, हिंदू बहन, उसके साथ अपहरण या उसके साथ रेप या कुछ मंदिरों पर अटैक, कभी कोई हत्या होती है, ऐसा होता रहता है। और बांग्लादेश में कोई पहला इंसिडेंट है ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में तो जैसे ही जब भी प्रोटेस्ट हुए, मैं पता नहीं क्यों, मैं अभी देख रहा था यार, यहाँ तो लड़ाई जो है वो चल रही है रिजीम के साथ, लेकिन मंदिरों पे अटैक क्यों? तो इसका मतलब समझ में आता है यहाँ पे पीछे बड़ी एक एंटी सोशल पावर लगी हुई है। और उस पावर का, उस एंटी सोशल पावर का सिर्फ और सिर्फ मानसिकता ही है कि उम्मा की पावर यहाँ डेवलप हो, और उसी रेडिकल इस्लामिक थॉट के बेसिस पे इसकी जो संरचना है, बांग्लादेश की संरचना वापस उसी पे जाए। और हमें देखने को भी मिलता है कि जो बाकी आपके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, जो इन नामों पे, इन विदाउट रिलीजन्स के नाम पे जब वो देश बने, या आई मीन जिसपे उनकी सरकार है या रिजीम चल रही है, क्या वो सही से रह रहे हैं क्या? आप अफगानिस्तान का हाल देख लीजिए, उसका नील बट्टा सन्नाटा हो रखा है पूरी, मतलब एकदम ही वहां के लोग, बच्चे कैसे लोग रह रहे हैं। म्यांमार म्यांमार में गृह युद्ध छिड़े छिड़े रखा है इसी रेडिकल, क्योंकि वहां पे एक
उसमें 2-3 अदर अदर फोर्सेस भी हैं, लेकिन इन सब चीजों से भी जब कि यूएस या इंटरवेंशन कुछ होता है तो बाकी ये सब चीजें दिक्कतें आती हैं। पाकिस्तान का आप हालत देख ही लीजिए। फिर रोहिंग्या क्राइसिस, अभी हमने जैसे मैंने म्यांमार का नाम बताया, तो यहाँ पे रोहिंग्या क्राइसिस भी हुआ ही था। और पाकिस्तान तो एकदम स्पष्ट उदाहरण है कि इन तरह की ऐसी जब इस्लामिक पावर्स आती है, रेडिकल पावर्स आती है, तो अल्टीमेटली वो माइनॉरिटीज के ऊपर और विद इन दी बियॉन्ड माइनॉरिटीज भी, मतलब हम रिलीजियस फेथ के बियॉन्ड और भी कोई सेक्टर होंगे उनको भी छोड़ने वाले नहीं है, चाहे वो रोहिंग्याज ही क्यों ना हो। तो ऐसा तरह की हमें स्थितियां आसपास देखने को मिलती हैं, जो कि आने वाले समय में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ भारत के लिए, बंगाल के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको भारत डील करे तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मुझे लगता है। क्योंकि आप देखिए भारत के कोई भी ज्यादातर जो आपके पड़ोसी राज्य कंट्रीज हैं, चाहे पाकिस्तान, अब नेपाल भी आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ चाइना, भूटान भी थोड़ा बैलेंसिंग उसमें रहता है, बांग्लादेश भी काफी तक बैलेंसिंग उसमें नोड में था, श्रीलंका भी कभी चाइना कभी वो बैलेंसिंग नोड में। तो अल्टीमेटली आपकी एक नेबरिंग पावर जब वीक होंगी या नेबरिंग पावर्स पर कुछ भी दिक्कत आएगी, तो सीधा सीधा आप पर प्रभाव पड़ेगा, और हमें ये लंबे समय में देखने को भी मिला है जी। श्रीराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने एक बहुत कम समय में और बहुत डीप जाके इस सारे मुद्दे को समझाया। कोशिश और विश यही है कि सब जगह शांति बने और भारत इन चीजों से बचा रहे, और भारत की जो सत्ता है, जो सत्ता विरोधी पार्टी है, वो मिलके फिलहाल के समय में तो है कि कर रहे हैं कार्य, और आगे भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और यही प्रार्थना करते हैं कि बांग्लादेश में भी सब शांति हो, वहां पे सब शांति रहे। राहुल जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल जी। फिर नमस्ते आपको सर याद करेंगे। धन्यवाद।